रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आइमला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक नए हफ्ते का आगाज हमारे साथ करने के लिए तैयार हैं या कर चुके हैं। दोनों सूटों में हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। अल्लाह करे आज का दिन आपके अच्छे दिनों में शुमार हो, आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे और आप भी किसी के दिन को अच्छा करने का बाइस बने। एक नया जुमला मैंने ऐड किया है क्योंकि हम भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ना लोगों की जिंदगी में। और खास तौर पे रोड के ऊपर आता हुआ रश अल सुबह आते हुए। आज वैसे मैं टाइम से चूंकि थोड़ा सा जल्दी निकला था तो मुझे आज पता लगा कि हाँ स्कूल की वजह से खुल गए हैं। और लाहौर में खास तौर पे वो आशूबे चश्म की वजह से कोई 4 छुट्टियां मिली थी बच्चों को, तो मंडे से दोबारा से रीओपन हुए स्कूल्स और कुछ बच्चे तो ड्रामेबाजी भी कर रहे थे। पता आपको सुबह चेकिंग करके ऐसा लगता है हमारी कोई हमारी वो कि त्योहार है शोबे चश्म। क्या शोबे चश्म की वजह से छुट्टियां थी? वबा है जी। नहीं वबा है जी, हमको इसमें खुशी की बात नहीं। वो एक्चुअली हम सुबह मंडे ब्लूज के साथ ना हमारे कलर भी आपको ब्लूज हो रहे हैं। हमने कोशिश की कि थोड़ा ना हंसते मुस्कुराते एंट्री दी, समटाइम्स मेरे साथ ये बड़ा मसला है कि मैं सीरियस बात भी इतना हंस के बता देती हूँ तो बाद में मुझे खुद अफसोस हो रहा था। एक्चुअली मुझे उसकी खुशी नहीं होती, मेरी एनर्जी कुछ ऐसी है। तो ये आशूबे चश्म जो है ऐसे मौकों में ना व्लॉग्स में एक वो मीम लगी होती है, पूछा मैंने कुछ डोंट क्योंकि मुझे ना एक दफा एक कमेंट पढ़ा था मैंने तो मुझे थोड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। स्माइल ऑन द स्टोरी। ऑल वी ट्राइज के उधर से पॉजिटिव एनर्जी हमें आए और हम आपको दें। खैर जी, शोबे चश्म के बाद स्कूल खुले हैं। आज देखना ये होगा कि क्या लाहौर में केसेस में कुछ कमी आती है। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और चीफ मिनिस्टर जो हैं केयर टेकर, उन्होंने ये फैसला किया था 2 छुट्टियां पहले दे दी थी। वैसे वो एक ही थी क्योंकि एक तो रबीउल अव्वल की छुट्टी थी और 2 वीकेंड की थी। तो एक छुट्टी थी लेकिन 4 बच्चों को 12 छुट्टियां मिल गई थी। हमारे पास बड़ी जबरदस्त स्टोरीज हैं। आप स्टार्ट करें। बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अच्छी खबर है ना, पाकिस्तानी जो सुपरस्टार हैं अदाकारा माहिरा खान, उन्होंने एक जो फ्रेंड थे या उनकी जो कारोबारी शख्सियत है, हाँ जी, सलीम करीम, उनके साथ उनकी शादी हुई है। और कल ये विजुअल्स आए, काफी इस शादी के हवाले से बातें हो रही थी क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग थी मरी के अंदर। इस शादी को अरेंज किया गया था। इससे पहले मायूं और ढोलकी के तस्वीर नहीं आई। बहुत प्राइवेट और बहुत इंटीमेट किस्म की इनकी शादी थी। कल ये पहला विजुअल जो अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके भाई ने शेयर किया अपनी सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद फिर ये चंद विजुअल्स आए, उसके बाद कोई विजुअल्स देखना नसीब नहीं हुआ आपको। लेकिन स्टिल ये जो शादी है, सॉरी, इसकी जो ओवरऑल एक वाइब थी या जो इसकी फील थी वो बड़ी जबरदस्त थी। और ये आपने विजुअल्स जो देखे हैं, काफी अरसे से इनकी शादी के हवाले से बातें हो रही थी कि इनकी शादी होने वाली है, तो अब ये बिलाखिर इनकी शादी और बहुत अच्छे विजुअल्स हम देख सकते हैं, बहुत अच्छे सीन्स हैं जो हम देख सकते हैं। मायरा को हमारी बेस्ट विशेस हैं, अल्लाह करे इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। और दूसरी जानिब इनकी जो मैनेजर है अनुशे तलहा, उन्होंने भी कुछ विजुअल्स शेयर किए। अच्छा, बड़ा एलिगेंट किस्म, बड़ी एलिगेंट सी ये सेरेमनी है। सो प्रिटी। देखिए, मुझे 2 चीजें बहुत अच्छी लग रही है। तो हमारी सेलिब्रिटीज के हवाले से ये चीज अच्छी है कि वो शादियां कर रहे हैं। पहले लोग शोबिस में शादियां नहीं करते थे और अगर कर लेते थे तो छुपाते थे। लेकिन स्टार्टिंग विद बैक इन 80s, आई थिंक शाहरुख खान, उन्होंने जब 90s के अंदर, ही वाज जस्ट 26 बाय द वे, जब उन्होंने शादी की तो उसके बाद फिर बहुत से लोगों ने शोबिस में भी शादियां करना शुरू की। बिकॉज अल्टीमेटली आपकी सोशल लाइफ, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और फिर उसके बाद दूसरी मुझे अच्छी बात ये लगती है कि लोग सादगी से, यानी कि चलें, मायरा की तो बहुत सादगी से नहीं मैं कह सकता, लेकिन कम से कम लिमिटेड गेस्ट के साथ एक अच्छा डिसेंट सा फंक्शन है। सादगी वाली शादी ही कंसीडर की जाती है हमारे यहाँ। जितनी लेविश शादियां हम देख रहे हैं, उसके बाद ये वाली जो शादी थी, इट वाज क्वाइट वेरी सिंपल, वेरी एलिगेंट। मरी के अंदर की ढोलकियां भी कुछ उसी तरह से हुई थी, लेकिन उसके विजुअल्स नहीं आए। 20-30 पीपल अराउंड, हाँ, इतने ज्यादा नहीं थे। इनके बहुत करीबी फैमिली मेंबर्स, इनफैक्ट मीडिया इंडस्ट्री से भी कोई खास लोग वहां पे मौजूद नहीं थे। सो वी विश माहिरा अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर हर फ्यूचर। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सलामत रखे और जो इस तरह के अच्छे विजुअल्स हमें और देखने को मिले। व्हाइट कलर का इनका आउटफिट था। एक बड़े जबरदस्त डिजाइनर है फराज मनान, उनका इन्होंने आउटफिट पहना था एंड इट वाज रियली प्रिटी। ये जो सलीम करीम साहब, आप यू रॉक, बिकॉज़ आप मुल्क की सबसे बड़ी सुपरस्टार को कैसे चुपके से आके ले उड़े। इस सफ में तो पता नहीं कितने महमूदो अयाज होंगे, लेकिन आप ले उड़े। सो जबरदस्त, आपके लिए हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा करे और आपको देखकर और भी बहुत सारे लोग इस तरफ माइल हों, अच्छे रिश्ते बने। काफी शादियां हो रही हैं। यस, ये अच्छा हो गया। तो खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें हम? अच्छी खबर दे चुके हैं हम, अब क्या करें? बुरी दे दें? बुरी खबर दे देते हैं। नहीं, एक अच्छी खबर दे देता हूँ। पेट्रोल भी सस्ता हो गया हमारी गैर मौजूदगी में। हम नहीं थे तो मैंने कह दिया था कि सस्ता हो जाए तो 8 रुपए सस्ते थे ना, तो वो भी अच्छी खबर है। खैर, बड़ी खबर पे अब आप जरा तैयार हो जाए ना, बुरी खबर देते हैं आपको, बड़ी खबर।
अच्छा जी, सब बुरी खबर में हमारी मईशत की खबर है, हुकूमत की खबर है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। दिस वाज गुड बट नॉट एज गुड एज इट वाज सपोज्ड टू बी। 26 रुपए बढ़ाए, 8 रुपए वापस किए। मैं तो अब भी कह रहा हूँ मेरे 16 रुपए वापस करें जो आप पर लीटर मुझसे लेते रहे, लेकिन नहीं दे रहे। नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, नॉर्मल पेट्रोल की है। इसके अलावा अगर डीजल की कीमत की बात की जाए तो 11 रुपए उसमें भी फी लीटर कमी हुई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर है। लेकिन हुकूमत को बताना चाहता हूं मैं कि आपने 8 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, किसी ने 1 रुपया भी किराया कम नहीं किया जो 15 दिन बढ़ा था। तो हुकूमत जागे, एडमिनिस्ट्रेशन जागे, किराए तो कम कराएं, कम से कम 2 रुपए ही कम करा दें, 5 रुपए ही कम करा दें। नहीं कम होते, कम नहीं होते। जो चीजें पेट्रोलियम मसनूआत से रिलेटेड है, पेट्रोल प्राइसेस, एवरीथिंग इज रिलेटेड। और वो जब पेट्रोल महंगा होता है तो महंगी कर दी जाती है, और जब सस्ता होता है तो कुछ सस्ता नहीं किया जाता। निगरान हुकूमत ने ऑयल कंपनीज और डीलर्स को बड़ा रिलीफ दिया है। ऑयल कंपनीज और डीलर्स का मार्जिन 88 पैसे फी लीटर मजीद बढ़ा दिया है। ऑयल कंपनीज जी 47 और जो डीलर्स हैं 41 पैसे फी लीटर मजीद वसूल करेंगे, जबकि 16 सितंबर को भी मार्जिन में 88 पैसे का इजाफा किया गया था। पेट्रोल और डीजल पर जो मार्जिन है उसको भी बढ़ा दिया गया है। और उधर ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 20 रुपए 88 पैसे फी किलो उसमें महंगी कर दी है। दूसरी जानिब अब टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से आपको बता दें तो उसकी तारीख में तौसी कर दी गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर के नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो तारीख है वो 31 अक्टूबर तक उसको तौसी दे दी गई है। और जराये के मुताबिक एफबीआर ने रवा माली साल के पहले 3 माह में हदफ से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया है, और रवा माली साल के पहले 3 माह में 2.1 ट्रिलियन टैक्स इकट्ठा हुआ है, जबकि 3 माह में जो टैक्स वसूलियों का हदफ है 1.98 ट्रिलियन रुपीस रखा गया था। निगरान वफाकी हुकूमत ने जी टैक्स वसूलियों में इजाफे, निजाम में खामियों की निशानदेही और तजावीज़ के लिए माहिरीन जो मईशत है और इसके साथ साथ साबिक टैक्स अफसरान है उन पर मबनी एक टीम भी तश्कील दी है। 7 रुकनी टास्क फोर्स कायम की है, और 9 रुकनी टास्क फोर्स कायम की है, और निगरान वजीर खजाना की सरबराही में ये कायम की गई है जो टास्क फोर्स है। देखें इससे क्या मजीद एडवांटेज होता है और जो टैक्स वसूलियां उसमें कितनी बेहतरी आती है। कोशिश तो यही कि बदउनवानी की रोकथाम हो, मईशत आगे बढ़े, लेकिन देखते हैं क्या सूरत हाल सामने आती है। लेकिन इस सारे अमल में जो एक चीज़ अजीब भी है, हम सब के लिए अजीब व गरीब भी कह सकते हैं, वो ये कि सिर्फ 22 लाख तकरीबन अभी तक जो रिटर्न्स हैं वो फाइल हुए हैं। हम 24 करोड़ हैं। आप इमेजिन कीजिए कि शायद 1% भी नहीं है जो टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। खैर टैक्स दे तो बहुत लोग रहे हैं। खैर अभी जो डॉलर की गैर कानूनी तिजारत है, स्मगलिंग जिसे हम कह सकते हैं, सट्टेबाजी है, इस पर भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। स्टेट बैंक की जानिब से इस्लाहात के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। सितंबर में पाकिस्तानी जो करेंसी की कारकर्दगी है वो बेहतरीन रही है। रुपए ने दुनिया भर की जो करेंसीज थी उन्हें पीछे छोड़ा। इंप्रूवमेंट को लेकर जो आलमी इदारा है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी में 6.2% इजाफा हुआ, और सितंबर में पाकिस्तानी रुपया दुनिया की नंबर 1 करेंसी रहा। दैट इज समहाउ अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस एज वेल। डॉक्टर खकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मईशत हैं, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। आप इनको चैनल्स पे बिलखुसूस हमारे शोज पे हैं, और डॉक्टर साहब की अच्छी बात यह है कि सिर्फ नेगेटिव बातें, डराने वाली बातें नहीं करते हैं, पॉजिटिव बातें भी कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू एक्सप्रेसो। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, गॉड इज काइंड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो सबसे पहले पेट्रोल प्राइसेस की, वैसे तो हम इस जब इकोनॉमी की बात करते हैं कुछ ज़्यादा हौसला अफजा चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस में कमी आई है, और दो के प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो ज़्यादा बढ़ती हैं, कमी आई है तो 8 रुपये, लेकिन स्टिल इट्स अ रिलीफ काइंड ऑफ थिंग। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक बड़ी रिलीफ से बात करते हैं। गोल्ड की कीमत 220 रुपए तक, 2,20,000 तक चली गई थी, वो आई थिंक 2 लाख के करीब आ गई। आपने शादियों के सीजन के रेफरेंस से शुरू किया, आई थिंक सीजन भी आने वाला है, मायरा का भी आपने जिक्र किया, सो आई थॉट मैं ये भी जिक्र कर दूं। सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ रिलीफ फॉर पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों के लिए गोल्ड खरीदना है। आपको पता है साउथ एशिया ऐसा मुल्क है जहाँ पे गोल्ड बहुत यूज होता है जब शादियों, सो दैट्स वन थिंग। जो पेट्रोल की प्राइस है और डीजल की प्राइस है, इसमें हुआ ये है कि जो इंटरनेशनल प्राइस है वो बहुत बढ़ गई है इस क्वार्टर में। अगर आप ये देखें अरमिला के 1 जुलाई को जो कीमत है अरब लाइट, हम अरब लाइट से लिंक्ड हैं क्योंकि आप समझें कि हम अरब लाइट ही खरीदते हैं। हम 70% तकरीबन डिपेंडेंट हैं, हमने तेल बाहर से मंगाना है, बाकी तेल आपका अपना है। अगर आपने 70% तेल बाहर से मंगाना है और उसकी कीमत थी $78 1 जुलाई को, और 30 सितंबर को उसकी कीमत है $97 बैरल, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 28% इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई है।
सो इसका तो एक पास थ्रू इफेक्ट आना है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता इन द शॉर्ट रन, दैट इज। सो एक उसकी वजह से जो इमरान चाहते थे कि इफेक्ट ज्यादा आए, वो उतना बड़ा इफेक्ट नहीं आया। अगर 6% करेंसी का टोटल इफेक्ट आ जाता तो शायद थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ा हुआ होता, बट वो कीमत अरब लाइट की $90 थी एंड 15 सितंबर को 97 हो गई। ये भी मैंने जिक्र इसलिए किया कि आपको एक अंदाजा हो कि जब हम तयन कर रहे हैं प्राइसेस का, इसलिए बढ़ी हैं। दूसरी ये क्यों बढ़ी हैं, क्योंकि एक्चुअली ओपेक प्लस, जिसमें सऊदी अरेबिया और वो ममालिक शामिल है जो तेल सप्लाई करते हैं दुनिया में, उन्होंने 1.1 मिलियन बैरल्स की सप्लाई को कट किया है बिकॉज दे वांट कि कीमतें बढ़ें दुनिया में, बिकॉज उनका प्रॉफिट मार्जिन या उनकी ब्रेक इवन एक सर्टेन लेवल पे होती है। ताकि रीओपनिंग हुई, कीमतें बढ़ी। तीसरा, यूएस की इकोनॉमी जो है हैज बीन मोर रेजिलिएंट। वो कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमी को स्लो करने की, अपना पॉलिसी रेट जो इंटरेस्ट रेट है तो वो 5.25 पे ले गए हैं, पर प्रोग्रेस कर रही है। सो ये सारी चीजें जो है इनको मिला तय कर दी गई थी बात लास्ट गवर्नमेंट में, क्योंकि दे वर नॉट बीइंग एबल टू मेक एंड्स मीट, तो वो भी बढ़ना शुरू हुआ। लेट्स होप कि इंटरनेशनल ना बढ़े, हमारे रुपए की कदर है। डॉक्टर साहब, हम कोई ऑडियो का थोड़ा इशू फील कर रहे हैं, कुछ आई थिंक सिग्नल्स वीक हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। आप इसको जरा एक दफा देख लें और हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। और साथ साथ डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छे कुछ नुकात की जानिब इशारा किया है। फॉर द टाइम बीइंग हम अगर इन इशारियों को देखते हैं तो दे मे हेल्प पाकिस्तान इकोनॉमी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से ये कोई लॉन्ग टर्म ऐसे रिजल्ट्स नहीं है या ऐसा इम्पैक्ट नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि ये जो इस वक्त क्रंच की सी सूरत हाल है हम इससे मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगे या एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। यकीनी तौर पर हाउस इन ऑर्डर करने पर हम मुसलसल जोर देते नजर आए हैं, जोर देते आए हैं कि जब तक हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, जब तक अपनी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर नहीं करेंगे तो मामलात शायद ठीक ना हो। और थोड़ा सा हमने तवज्जो दी है तो देखिए उसके बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। जितना हम तवज्जो देंगे मजीद बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, एक तो हम ये आपने बड़े अच्छे नुकात की जानिब इशारा किया, दूसरा हमें पता है कि जब तक मईशत के अंदर कुछ ऐसी खबरें ना हो जिससे सस्टेनेबिलिटी की वाइब आए जो इन्वेस्ट करने वाला शख्स है तो तब तक ये नहीं हो सकता। और जैसा कि इससे पहले FBR के बारे में मैंने कहा कि सिर्फ 22 लाख लोगों ने आउट ऑफ 225 मिलियन अगर गोशवारे जमा कराए हैं तो वी कैन सिंपली इमेजिन कीजिए ये कितनी बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर रही है, यानी कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। इसको लेकर क्या मजीद हमें सीरियसनेस चाहिए, कितनी चाहिए और कैसे आए, जो कि हुकूमतें पहले दावे तो करती रही हैं लेकिन हम कर नहीं पाते और फिर अल्टीमेटली IMF जैसे इदारे हम पे सवाल बिल्कुल सही उठाते हैं कि जी आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करते। सो पहले अगर हम ये देख लें कि ये जो रुपए की कदर है, इमरान वेरी क्लियरली आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेके एक ऐसी मार्केट जो कि मार्केट थी, ग्रे मार्केट थी, उसको कर्व किया और उधर डॉलराइजेशन जो है उसको रोका, स्मगलिंग रोकी, होर्डिंग रोकी। तो जो रुपए की कदर है वो ओपन मार्केट में 12% और जो हमारी मार्केट है उसमें 6%। And then against the currencies and the performing become one of the best. इसको आपको कैरी इस तरह करना है कि शॉर्ट रन में रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ें। इमरान ये भी याद रखिए अप्रैल 22 में आपकी रेमिटेंस $3 अरब पे थी। जुलाई एंड अगस्त ऑफ 20 are at $2 billion. You've lost almost in remittance बिकॉज ये ग्रे मार्केट में इतना बढ़ा हुआ रेट आ रहा था। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप बाहर से पैसे रहे हो और आपको बाहर 330 मिल रहा हो और ऑफिशियली 300 मिल रहा हो तो आप 300 बेचेंगे उसको जाकर। ये तो एक टेंडेंसी थी। मैंने कुछ फिगर्स सुने हैं कि कुछ रेमिटेंस वापस आई है और इस महीने की रेमिटेंस जो है वो 200-300 मिलियन बढ़ी है। सो इन द शॉर्ट रन ये करना है। इन द लॉन्ग रन तो आप अपनी पैदावारी सलाहियत बेहतर करें, स्ट्रक्चरल चीजें ठीक करें, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी तो ये जो आपकी चीजें हैं ये रुपए की जो कदर मुस्तहकम हो रही है इसको सस्टेन कर पाएंगे। सो एक तो ये हमने एरिया कवर किया। सबसे उम्मीद है कि अपनी रेमिटेंसेस जो भी सुन रहे हैं वो ऑफिशियल चैनल से भेजें, ये सेफर भी है एंड दैट इज व्हाट रियली हेल्प्स द कंट्री। अब इधर से आगे अगर आप चलें FBR पे, देखें ये तो बात बिल्कुल क्लियर है ना
एक FBR की अच्छी खबर आपसे शेयर करता हूं सो दैट थोड़ी सी तकवीयत भी मिले लोगों को। हमने IMF के साथ 30 सितंबर को ये तय किया कि एक इंडिकेटिव टारगेट है 1977 अरब रुपया कलेक्ट करना था फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। हमने 2041 बिलियन कलेक्ट किया है, सो वी हैव सरपास्ड दैट टारगेट। आपको मालूम है कि मेरी आपसे जब हुई है, मैंने कहा है कि IMF का दामन हम छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। सो क्रॉसिंग दैट टारगेट गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ कंफर्ट। बट ऑन द अदर हैंड हमारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स भी बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू जिन्होंने टैक्स फाइल की है। सो हमें कम से कम यहाँ से 5 मिलियन या 7 मिलियन के हदफ लिए जाना है इमरान, कि सादी गुफ्तगू ये है कि हम अपना टैक्स टू GDP यानी कि हमारी इकोनॉमी का जो हुजम है उसका जो हम FPR में टैक्स कलेक्ट करते हैं वो 8.5-9% है। आप यकीन कीजिए कि यही अगर फुल इन्फोर्समेंट हो, जिसकी हम हमेशा गुफ्तगू करते हैं, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिवली इस वक्त गए हैं रुपए की और डॉलर की मार्केट को ठीक करने के लिए, तो ये टैक्स कहीं 11 या 12% ऑफ द इकोनॉमी कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आज के मुताबिक 12,000 अरब कलेक्ट हो जाएगा, जबकि हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे 9,400 अरब। फिर 3 सेक्टर्स बड़े क्लियर हैं, एक रियल एस्टेट, एक रिटेल एंड होलसेल और एक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। ये लिटरली बहुत कम या आउट ऑफ द टैक्स नेट है। और चौथी बात ये है कि हमने एक बहुत कंसेशंस एंड एग्जेम्पशंस दी हुई हैं। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में 2200 अरब की टैक्स कंसेशंस, तो ये सब करेक्शंस जो हमें करनी ये करनी पड़ेंगे। इट्स वेरी बहुत अहम नुकात की जानिब, और मुझे लगता है कि हम वही एक सर्कल है डॉक्टर साहब जिसपे हम बात करते हैं। और मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बाकी रूटीन के सवालों से हट के सवाल है कि जितने मेयर्स हम यहाँ पे तफवीज़ करते हैं, मैंने आपको दीगर TV चैनल्स में भी देखा है, आप जब लिखते भी हैं, आप जैसे दीगर जो माशियत को समझने वाले हमारे ब्रेन्स हैं, इस हुकूमत, ये मौजूदा जो हुकूमत है, इसकी वो इंटेंशन और वो डायरेक्शन नज़र आ रही है आपको कि ये अगर इन अ लॉन्गर रन कुछ रिजल्ट्स दे सकते हैं पाकिस्तान को? आपको इनकी समत, इनका काम करने का अंदाज कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? तो मैं आपको बड़ा इमरान एक क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि मैंने जब गवर्नमेंट में काम किया है इतना अर्सा, तो कई हुकूमतें टेक ओवर करती हैं, केयर टेकर भी। इनफैक्ट जो ये केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर, लास्ट टाइम जब when she walked into the फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो मैं वहीं था एंड I've had a chance to work with her closely। देखिए, जब भी कोई हुकूमत में आता है ना, तो पहला तो कुछ वक्त लगता है टू ग्रास्प द थिंग्स। ये तो बिल्कुल मैं, आप सोचेंगे कल एक्सप्रेस में काम करना शुरू करूंगा, पहले तो मैं समझूंगा ना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, चाहे मैं किसी और TV चैनल में काम करके ही क्यों ना आ रहा हूँ। सो मैं इंटरनल वर्किंग समझूंगा। ये तो एक चैनल है, आप समझे, पूरे मुल्क की फाइनेंस, पूरे मुल्क की एनर्जी, पूरे मुल्क की प्राइवेटाइजेशन जिस एरिया, सो आई थिंक कुछ टाइम तो आपको लगता है किक स्टार्ट करने के लिए। पर दूसरी जो बात है ना, वो ये है कि फिर आपका टाइम पीरियड ही 5-6 माह का होता है, तो आप ये जगल कर रहे हैं कि आपने 5-6 माह में भी कुछ रिजल्ट देने हैं और कुछ लॉन्ग टर्म के भी काम करने हैं। फिर तीसरी बात यह है कि ऑब्वियसली ये एक ऐसी केयर टेकर है जिसको हमने जरूर ये सलाहियत दी है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन के वो ज्यादा काम कर सकते हैं, बट दैट टू इज लिमिटेड, आई मीन टू अ कपल ऑफ एरियाज। बट इसको जो इस वक्त आई थिंक चला रही है चीज, वो है जो हमारी SIFC है। आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट उसको मिलके इनके साथ एक ऐसे मॉडल में चला रही है कि चीजें प्राइवेटाइजेशन की, इन्वेस्टमेंट की चीजें, एग्रीकल्चर की चीजें, जो हमारी रॉक्स एंड क्रॉप्स जिसको मैं कहता हूँ, हमारी जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, वो चलती रहें। सो थोड़ा सा आई थिंक इम्पेटस यहाँ से आ रहा है, थोड़ा इम्पेटस खुद ये कोशिश कर रहे हैं। तीसरा इम्पेटस IMF के प्रोग्राम में रहते हुए इमरान, बहुत सी चीजें हैं जो लिखी हुई हैं कि ये करते चले जाना है। सो एक चीज मैंने आपके सामने रखी तो आप कहेंगे अच्छा ये चीज हुई है। ये चीज इसलिए हो रही है कि फंड के प्रोग्राम को आप फॉलो हर वक्त कर रहे होते हैं। मैंने रिसेंटली एक मीटिंग में ये एडवाइस भी किया था कि मेक श्योर कि ये अहदाफ आपके सामने हो। जब वो अहदाफ होते हैं तो कुछ मेजर्स आप ले रहे होते हैं। इस तरह इनको ओवरऑल तनाजुल में देखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन सर। बहुत शुक्रिया, आपको जब भी मदऊ करते हैं आप वक्त देते हैं। डॉक्टर खाक असद मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, जो कि कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन
पॉजिटिव ऑन अ शॉर्टर टर्म हम कह सकते हैं, शॉर्टर रन के ऊपर कुछ मस्बत अशारिये मिले हैं। हमें छोटी सी भी खबर अच्छी मिलती है तो हम उसको बताते हैं आपको कि चलें कुछ ना कुछ ऑक्सीजन आती रहे। हाँ। लेकिन वंस अगेन सिंह आवाम के बुरे हालात हैं, महंगाई इन्फ्लेशन ने बहुत ज्यादा। खैर जी, इट वाज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप शेयर करें ज़रूर कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इंतखाबात आ रहे हैं तो वो क्या क्या पैंतरे अपनाएंगे, किस तरीके से पैंतरे बदलेंगे आवाम को इंगेज करने के लिए। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, टू टॉक अबाउट अ लेजेंड, पाकिस्तान के नामवर अदाकार और फिल्मसाज वहीद मुराद साहब, चॉकलेटी हीरो पाकिस्तान के, आज उनका यौम पैदाइश है, बर्थडे 2 अक्टूबर को कराची में पैदा हुए इन 1938 और वहीद मुराद साहब को एज ऑफ सेड चॉकलेटी हीरो का लक़ब मिला। पाकिस्तान फिल्मी तारीख के वो अदाकार हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत, इज़्ज़त, मोहब्बत, पैसा अपने टाइम के लिहाज से मिला और अपनी जो उनकी वजी शख्सियत है, मखसूस हेयर स्टाइल है उनका, हर किसी को उन्होंने अपना फ़ैन बनाया और आज भी मुझे लगता है कि वहीद साहब की शायद जो फैंस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो क्या मैं अब आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी मनासलो सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कपल से। कुछ दिन पहले हमने एज एन ऑन कैमरा आपको बताया था कि एक कपल है जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। हमारे लिए बड़ा प्लेजेंट भी था और उन्होंने लाइटर नोट में कह रहा था कि बड़ी बात है भाई, बड़ी मियाँ बीवी में सलूक वाली बात है कि आप इकट्ठे चोटियाँ समिट कर रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त रिवायत उन्होंने कायम की। ऑन अ सीरियस एंड हम अगर देखें तो बड़ी मुश्किल ये बात है। दे हैव अ फैमिली एज वेल। हमारे साथ इस वक्त जनाब अजीज़ साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर अहमद अजीज़ साहब और अनम अजीज़ इनकी वाइफ हैं। ये दोनों हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। एक तो हम इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, प्लान किसका था और एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा मुआविनत किसकी थी, सब कुछ पूछेंगे। द बोथ आर विद अस राइट नाउ इन द स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप दोनों? ठीक Pleasure to be here. It's Uzair. It's Uzair, sorry. It's a long running joke. वो उर्दू में उज़ैर और अजीज में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। थैंक यू फॉर द करेक्शन उज़ैर और बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग अस। अच्छा, सबसे पहले तो हम जरूर चाहेंगे कि अपने इस एक्सपीरियंस के हवाले से बताइए, ये प्लान किसका था कि चोटी पे जाना है, इसको सर करना है और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया और आपस में आप लोगों ने इकट्ठे कैसे प्लानिंग की? क्योंकि मियाँ बीवी की, जैसे अभी इमरान सेठ, कि बड़ा मुश्किल होता है किसी एडवेंचर पे जाना क्योंकि ऑलरेडी लाइफ इतनी एडवेंचरस होती है। एग्जैक्टली। तो प्लान मेरा था और मैंने उज़ैर से ऐसे डिस्कस किया कि मैं सोच रही हूँ कि ये करना चाहती हूँ एंड ही सेड कि मैं भी ज्वाइन करता हूँ आपको और हम इकट्ठे जाते हैं। एंड आई वाज लाइक कि भाई 2 बच्चे हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, आप बेस कैंप पे रह जाएं, मैं सबमिट करके आ जाऊँगी, तब अल्लाह ना करे कि कुछ होता है तो एटलीस्ट एक पेरेंट तो होता है। तो ही सेड नहीं मैं जब जाऊँगा बेस कैंप रहूँ, नहीं मैं आपके साथ आऊँगा। तो इस तरह से ये प्लान बना। अगर मैं आप दोनों में से पूछूं कि ज्यादा हु इज मच इनटू द माउंटेनियरिंग, ज्यादा कौन है, ज्यादा पैशनेट कौन है और दूसरे को जारी बातें जो ज्यादा है वो पुश करता होगा या इंस्पायर करता होगा? हमारा ये एक जॉइंट सा डिस्कवरी थी। शादी हुई, शादी के फ़ौरन बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हनीमून के लिए कहाँ जाएं। तो हम नागा पर्वत के बेस कैंप, That's really interesting. तो वो जो क्लीशेड जगह थी वहाँ पे हम नहीं जाना चाह रहे थे। तो दैट वाज द वे वी डिस्कवर्ड आवर पैशन। और आपने वो सारा वो जो वॉकिंग ट्रैक था वो किया? ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड। तो उसका और उसके इमीडिएट फ़ौरन बाद हमारी ये रूटीन होती थी कि हम 3 महीने 4 महीने के बाद जाते थे, हम किसी ना किसी एक इस तरह के ट्रैक पे जाते थे। तो इट वाज अ पैशन दैट वी डिस्कवर्ड टुगेदर। ठीक है। और पिछले 10 साल से बस हम कर रहे हैं। 2 साल पहले हमने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक किया था जिसको स्नो लेक कहते हैं। तकरीबन 180 किलोमीटर्स का ट्रैक है। इट टेक्स अबाउट 20 डेज। तो वो एक अच्छी एक्सरसाइज थी और अच्छा वेट लॉस भी हुआ। स्नो लेक को हमने कवर भी किया था एग्जैक्टली। तो वो उसके बाद बस फिर दिस वाज द लॉजिकल। जबरदस्त। अच्छा, 8000ers जो पीक्स हैं उसमें अब ये हर चोटी की एक डिफरेंट जो कह लें डिफिकल्टीज होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। आप मनासलो पे गए, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे? क्या चैलेंजेस रहे ओवरऑल आप लोगों को? चैलेंजेस के अलावा मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि चैलेंजेस अपनी जगह पे एज एन इंडिविजुअल आप गए, आपने वो सारे चैलेंजेस फेस किए, लेकिन एज अ कपल जाना और फिर वो चैलेंजेस डबल हो जाते हैं। अच्छा, व्हाई? कैसे? लाइक यू नो, मैं अगर अपने लिए 50% ऑफ द टाइम अगर वरीड हूँ कि भाई मेरी तबीयत ठीक हो, मैंने सुबह जाना है, रोटेशंस करने हैं, फिर समिट पुश है, अब उसके साथ एड अप हो रहे उज़ैर का भी प्रेशर और वो एक स्ट्रेस।
बिकॉज उसमें ऐसा हुआ कि ये बीमार तो भी वो जो होता है। वाइफ वाला केयर है वो साथ पहाड़ पे भी जा रहा Exactly. है। और रात को आई यूज्ड टू वेक अप एंड आई यूज्ड टू हियर कि भाई ठीक है ना, सांस भी ले रहा है ना, बिकॉज ही वाज नॉट फीलिंग हो गया था। Yeah. फिर 4 दिन मतलब दिन रेस्ट किया और उसमें फिर रात को मुझे बार बार उठ के चेक करना पड़ता था। तो अगर मैं ये अमला के सवाल का एक हिस्सा है कि वाई मनास्लो, आई मीन और भी तो चोटियां हैं, सो आपने मनास्लो का ही इंतखाब दोनों ने जाने का क्यों किया? थियोरेटिकली जो 14 पीक्स हैं उन पीक्स में मनास्लू इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट Okay. फॉर समबडी हु वांट्स टू गेट इनटू माउंटेनियरिंग और 8000 वाली पीक्स करना चाहते हैं। ठीक है। तो मनास्लू जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए- सो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसमें इसको रिलेटिवली ईजियर पीक भी कहा जाता है बिकॉज उस तरह टेक्निकली क्लाइंबिंग इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जब हम गए और पता लगा तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी थी, बहुत सारी उसी टाइम सीखने भी पड़ी। स्पेशली वो लेडर्स को क्रॉस करना, वो क्रेविसेस हैं, आप लेडर्स को क्रॉस कर रहे हैं। वो आई रिमेंबर एक ड्रामा ISPR का था सुनहरे दिन, उसमें जब वो PMA काकूल में जाते हैं कैरेट, तो जब उनको बहुत हार्ड ट्रेनिंग मिलती है वो कहता है क्यों आया मैं काकूल। आई मीन समटाइम्स यू थिंक मैंने ये फैसला क्यों लिया था। उस पे आप तो कल किसी सोचते हैं पॉइंट पे क्यों? सोचा आपने, खास तौर पे उज़ैर आपने सोचा कि मैं क्यों आया, ये तो आ ही रही थी, अकेले आ जाती। बिल्कुल। और ये एक बड़ा कॉमन एक फ्रेज़ है, हम कहते हैं कि ये जो इस तरह की एक एडवेंचर है वो फिजिकल एग्जर्शन के साथ साथ मेंटल exertion भी है, तो वो मेंटल स्ट्रेंथ भी है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान सोचता है कि मैं इन फैक्टर्स या ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने अपने आप को पुश करना है। मसलन आई विल गिव एन एग्जांपल, हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने हमारे से बेस कैंप में मुलाकात की और कहा कि मुझे लगता है कि आप कैंप 2 से आगे नहीं जाएंगे, मेरे बारे में ये कहा। अच्छा। और मैं जब कैंप 4 से क्रॉस कर रहा था और समिट की तरफ जा रहा था तो मैं बार बार उसको याद कर रहा था, मैंने समिट करके Oh my God. तो इट वाज कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग रीजन। इट वाज अ काइंड ऑफ पुश फॉर यू कि मैंने करना है जी, कि मैंने करना है, करके आना है। तो somehow negative people भी जरूरी होते हैं जिंदगी में। Yes. वो आपको आगे पुश बढ़ाने के लिए। Yes. अच्छा, टेल अस अबाउट योर किड्स, क्या उनके रिएक्शन? यू हैव 2 सन्स? Two sons. ओके, तो उनके लिए तो ज्यादा एडवेंचर के अम्मा अब्बा दोनों गए हुए इस एडवेंचर के ऊपर, उनका रिएक्शन क्या था? बहुत खुश थे। मतलब फतेह ने हमारा बेटा एचिसन में है तो उसने सबको बता दिया कि जी मेरे पेरेंट्स हैं ये जो टीवी पे आ रहे हैं Oh, wow. और दे द फर्स्ट पाकिस्तानी कपल, और वो वहाँ पे वो स्टार किड बन गया है और मतलब he was So did you knew over the moon. the risk involved in all this journey? I आपने don't दोनों ने think so. बिठा के They're 7 and 3, so I don't think so. No. ओके, उनको नहीं पता, But that's he why। was लेकिन- saying people die. Yeah. Oh. Oh yes. So निकलने जाने से पहले आखिरी रात को उसने मेरे से बेड पे मेरे साथ लेटा हुआ था तो मुझे कहता है कि डू पीपल डाई एंड आई सेड यस पीपल डाई। तो वो थोड़ी देर के लिए चुप कर गया और वो He was थोड़ा सा emotional. he was emotional and he wasn't able to express his emotions. But yeah. नहीं, लेकिन that's सारी बात है, हाँ। चैलेंजेस तो होते ही हैं। नेक्स्ट क्या इरादे हैं? एक एडवेंचर था, हो गया, बस बेगम कर लिया, या आगे कुछ और? लेकिन नहीं, वंस मोर। आई डोंट नो व्हाई, मुझे अनम के से लग रहा है कि वो कुछ उनके जहन में चल रहा है मजीद, लेकिन आप मुझे लग रहे हैं मेरी तरह कह रहे हैं भाई ये हो गया, बहुत है। एक बीच चाहिए और एक यॉट चाहिए और इस पे बस रिलैक्स करना है, वेकेशन ड्यू है। नहीं, अगर मेरे माइंड में चल रहे तो फिर ये भी जाएंगे। फिर तो जाना पड़ेगा। जाना वैसे पड़ेगा। चल रहा है, आप कोई प्लान कर रहे हैं आपस में, कोई बात हुई है? चल तो रहा है। डिस्कस तो किया है बट लेट्स सी। You know, अभी सारी सेविंग्स जो हमारी थी वो सब Was it really expensive by इट the way? इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। अगर मैं पूछूं कितना एक्सपेंसिव था, अगर आप बता पाए हमें, नए देखने वालों के लिए। अबाउट $40,000 $40,000 each or for both of you? टोटल। ओके, इसका मतलब ये है कि आपको पहले सेविंग्स भी करनी है जाने के लिए, इक्विपमेंट वगैरह लेने के और लिए। इक्विपमेंट मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अगर आप इतने रिस्की एडवेंचर के ऊपर जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ों को रखना पड़ेगा। इन द एंड आप लोगों ने कभी इस तरह के बहुत सारे कोप में अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, हर एक की लाइफ में वो जो मोमेंट की अभी बात हो रही थी ना कि कभी लगता है कि क्यों आए, यहाँ से वापस चले जाएं, या क्या वो कौन सा पॉइंट था आपकी इस पूरे एडवेंचर के अंदर? समिट पुश। Yeah, समिट summit पुश push, yeah. कि आप सोए नहीं होते, वो 2 रातों से आप जाग रहे हैं और वो समिट पुश है, आप जा रहे हैं। मैं तो दो तीन जगह पे मुझे लगा कि मैं बस सो रही हूँ और मैं कहाँ हूँ और ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने आप को ऐसे पुश किया कि नहीं, मैंने नहीं रुकना, मैंने जाना। मेरा बेटा क्या कहेगा कि वहाँ जाके रुक लेट मी पेंट अ पिक्चर। वाओ। जो समिट पुश है इट बेसिकली इज कि आपने कैंप 2 से सुबह का टाइम तकरीबन 7-8 बजे शुरू किया, आप 3-4 घंटे में कैंप 3 पहुंचे। ओके। कैंप 3 में आपने 3-4 घंटे रेस्ट करना है,
उसके बाद फिर अब अगले 12 घंटे नॉन स्टॉप चल रहे हैं, दिस इज इंक्लूडिंग रात को। ओके सो हमने 5 बजे कैंप 3 से शुरू किया, हम तकरीबन रात को 12-1 बजे रात को कैंप 4 पहुंचे। देयर इज़ नो स्टॉपिंग देयर, सीधा समिट की तरफ। सो आप इमेजिन कर सकते हैं तकरीबन के 30 घंटे जो है ना वो आप जागे में हैं, कोई रेस्ट नहीं है, -50 टेम्परेचर है, हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि वो मेरी आवाज़ बदली हुई है बिकॉज कि वो लंग्स में ठंडी हवा जा रही थी, हालांकि मास्क पहना हुआ था। ठीक है, बट या सो इट्स अ वेरी बिल्कुल। मेरे पास 30 सेकंड है और मैं चाहता हूँ आप एट द सेम टाइम क्वाइट इंस्पिरेशनल फॉर मैनी ऑफ द कपल्स। ठीक है, आपके तो माशाल्लाह 2 बॉयज, इसका मतलब है शादी को टाइम हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए बीवी होंगे जो कुछ प्लान करेंगे, कुछ डिफरेंट करें, शादी तो कर ली अब, तो कोई मशवरा देंगे उनको आप लोग ऑन दिस कैमरा? वुड यू लाइक टू सजेस्ट समथिंग बोथ ऑफ यू? उज़ैर ना? सो आई वुड से कि छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो है ना वो करने चाहिए। सो हम लोग मियाँ बीवी जब हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे तो हम लोग क्या करते थे कि किसी टूर ऑपरेटर के साथ फ्राइडे की रात को जाना, 1 दिन 1.5 दिन हमने कोई एक्सपीरियंस करना और मंडे मॉर्निंग वापस ऑफिस। ये भी जॉब कर रही थी, मैं भी अपना काम कर रहा था। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड वो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो स्टोरीज इकट्ठी होती जाती हैं ओवर लाइफ। और वन मोर थिंग, हम जो खवातीन जब फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, घर की होकर रह जाती हैं, कुछ नहीं करती, ये सब लाइफ खत्म हो गई, उनको आपको एडवाइस करना चाहें बिकॉज आप फैमिली को भी लेके चल रही हैं और साथ साथ अपने शौक भी पूरे करिए और मुश्किल शौक है। Anything that you like to say? मैं यही कहूँगी कि कभी भी अपने आप को स्टॉप नहीं करें, कभी भी अपने आप को बिल्कुल रुक नहीं जाएं, कुछ ना कुछ करते रहें। अगर आप 8000 का पहाड़ नहीं भी चढ़ सकते फिर भी कुछ ना कुछ करें, कोई वीकेंड पे चले जाएं या कुछ अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। सो ये जो मी टाइम है ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं भी कर रही तब भी जो मी टाइम है ना वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों के बावजूद जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब, आपका भी, अनम आपका भी, और बड़ा अच्छा लगा, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप लोगों की। हमारे साथ जी कपल है, पाकिस्तानी कपल है जिन्होंने मनासलो को समिट किया है, बड़ा एडवेंचरस इनका जर्नी था, इनके जर्नी के हवाले से हमने इनसे बात की। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं दहाइयों तक हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ साहब की, और मेरे लिए हैरान कुन है कि आज उनको बिछड़े 2 बरस बीत चुके हैं। थिएटर की बात करें, स्टेज की बात हो, फिल्म, टेलीविज़न, और मैंने पहला स्टैंड अप कॉमेडियन भी कहता हूँ जिन्होंने बाकायदा तौर पे स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की, मोहम्मद उमर उर्फ उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची में पैदा हुए। 1980 में पहली बार एक ऑडियो कैसेट से अपने मज़ाहिया ड्रामे उन्होंने लोगों के सामने मुतारिफ़ कराए, बेपनाह मकबूलियत हासिल की। थिएटर हो, स्टेज हो, टेलीविज़न हो, 40 साल तक तो उमर भाई ने राज किया। उमर शरीफ ही उमर शरीफ नज़र आए और बकरा किस्तों पर एक आज भी इंस्टीट्यूट की हैसियत रखता है एक लोगों के लिए जो इसको नहीं देखा, उन्होंने कुछ नहीं देखा। शोहरत इससे जो उनको मिली वो 7 समंदर पार तक पहुंची। उनके जो तेज़ जुमले थे, जुगतें थी उमर शरीफ साहब की, और जो स्पॉन्टेनियसनेस उनके अंदर थी वो बड़ी कमाल। The wittiness he used to have, I mean amazing, बहुत टैलेंटेड आदमी थे। 90 की दिहाई में तो हम साउथ एशिया की बात करें तो उनको किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब उनको मिला, और बड़ी स्क्रीन पर अदाकारी के साथ हदायतकारी में भी उन्होंने जौहर दिखाए, फिल्में भी की, मिस्टर 420, चार्ली, और इसके अलावा और कई ऐसी फिल्में भी के नेम जिनमें उन्होंने काम किया। मारूफ शख्सियात की नकल उतारने में यानी कि मिमिक्री करने में बड़ा मलिका हासिल था। हॉकी मैच की कमेंट्री जैसे वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, ये बड़ी मशहूर उनकी हुई, एंड व्हाट नॉट। आई मीन जो कुछ किया, जिस काम को हाथ रखा उन्होंने सोना कर दिया, बेहतरीन काम किया। आज हम में नहीं है। उमर शरीफ साहब को तमगा इम्तियाज़ दिया गया, मिलेनियम अवार्ड दिया गया, कई निगार अवार्ड्स दिए गए, और बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारी चाहतें समेट कर, बहुत ज़्यादा उम्र में तो नहीं, कम उम्री में मैं कहूँगा, आज ही के दिन 2021 को जहाने फ़ानी से कूच कर गए। लेकिन अगर आपका फ़न सच्चा हो तो वो ज़िंदा रहता है। उमर का फ़न सच्चा था, आज ज़िंदा है, और हम उन्हें याद करें। अल्लाह उमर भाई को गरीक़ रहमत करे। अब्दुल्ला शाह गाब के मज़ार के अहाते के अंदर दफन है, कभी आप जाएँ तो दुआ ज़रूर कीजिए उनके। उमर शरीफ साहब को हम याद करे थे। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें बात हो रही है साज़ों का उस्ताद साज सारंगी की ताने खामोश क्यों है। इसी हवाले से फैर फैज़ बात करिए आज के सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। दुनिया के वजूद में आने के साथ ही इंसान का मौसीकी से रिश्ता जुड़ गया, क्योंकि मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है।
मौसीकी ने किसी न किसी तरह हर दौर में अपने कदम जमाए रखे हैं। हर आने वाले दौर में, हर बदलते वक्त में मौसीकी के आलात बदलते रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ लोहारी गेट पे मौजूद सारंगी स्कूल में, जहाँ पर सारंगी की तरफ रुझान को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि आज की इस वीडियो में हम आपको मौसीकी का एक ऐसा आला दिखाएंगे जो बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करता है और सुनने मौजूद हैं ज़ुहैब हसन, जो सारंगी के उस्ताद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। ज़ुहैब साहब, सबसे पहले तो मुझे ये जो स्कूल है सारंगी स्कूल, इसके बारे में बताएं। ये कब कायम किया गया और इसको कायम करने की बेसिक वजह क्या थी? असल में ये कामरान लाशारी साहब जो हमारे डीजी हैं, तो इस डाइंग गार्ड को बचाने के लिए, इसकी सर्वाइवल के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। तो अभी पिछले 2 साल से मैं इधर सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लोगों का किस तरह का रुझान है सारंगी को? रुझान तो बहुत कम है। जैसे कि आप किसी भी एंटीक या यूनिक चीज का जब भी जिक्र करें, जैसे कि डायमंड हर बंदे के पास नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही। तो सारंगी भी एक डायमंड की तरह है। अच्छा, सारंगी क्या मुश्किल साज है? इसको बजाने में बहुत वक्त दरकार होता है? मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपने किससे सीखा? आपके उस्ताद कौन थे और कब से बजा रहे हैं आप? मैं तकरीबन मुझे हो गए तो 16-17 साल हो गए सीखते बजाते हुए। मैंने उस्ताद हाबुर हुसैन साहब थे मेरे, मामू भी लगते थे मेरे। तो ये हमारे ख़ानदान में 7 जनरेशन से सारंगी जो हमारा प्रिविलेज है, हमारा ख़ानदानी साथ। मतलब मौसीकी से प्यार आपके खून में है? जी जी जी, सारंगी से खुसूसी। क्या बात है। अच्छा, अगर मैं आपके शागिर्दों की बात करूं तो कितने शागिर्द हैं स्कूल में सारंगी के? मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अगर उस्तादों की बात करें तो लगभग कितने उस्ताद होंगे सारंगी के पाकिस्तान में? इस वक्त सिर्फ 2 प्रोफेशनल। एक कराची में गुल मोहम्मद है, वो भी मेरे से छोटा है। तो यानी 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 उस्ताद हैं पूरे पाकिस्तान में? प्रोफेशनल में सिर्फ 2 लोग हैं। क्या वजह हो सकती है इस चीज़ की कि इसके उस्ताद भी बहुत कम है, इसको सीखने वाले भी बहुत कम है? असल में तो थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो लेकिन यह है कि इसकी अदम तवज्जो की वजह से असल में सारंगी को जो सरकारी सरपरस्ती मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल इस आर्ट को बचाने के लिए। आजकल लोग चाहती हैं, माएँ चाहती हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फौज में जाए। कोई सारंगी के लिए तो नहीं अपने बच्चे को कहता ना कि मेरा बच्चा सारंगी नवाज बने। क्यों? कि इसमें वो प्रिविलेज नहीं है। इसका नाम पहले तो बताएं कि सारंगी पड़ा कैसे, इजाद कहाँ से किया गया? जो है वो दौरे खुसरवी से मंसूब की जाती है। अच्छा। अमीर खुसरो ने इसको इन्वेंट किया था। सारंगी का नाम पहले 100 रंगी था। इसमें 100 कलर हैं, इसमें बजाने के लिए, दिखाने के लिए, सुनाने के लिए। रेवोल्यूशन लैंग्वेज से 100 से सारंगी पड़ गया इसका नाम। क्या ये लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनाया जाता है या इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स लगते हैं? टुकड़े से बनाया जाता है। अच्छा। एक टुकड़ा समझ ले इतना बड़ा होता है सारंगी से, टीक की लकड़ी का, और बड़ा मोटा गोल, इतना मोटा गोल होना चाहिए कम से कम। फिर उसकी ऊपर से छाल उतरवानी पड़ती है पहले, फिर उसको सीजर किया जाता है। ठीक है। जो मेरे दादाजी की सारंगी थी, छप्पड़ होते थे उन दोनों में ना, अमृतसर में, तो छप्पड़ में पानी में डाल देते थे वो, उसको 3 महीने पानी में रख के निकालते थे, फिर उसको खुश्क करते थे। जब वो खुश्क होने के बाद टेढ़ी ना होती थी, तब उसको डिसाइड होगा। इसके अलावा बताएंगे जो इसके पार्ट्स हैं, क्योंकि गिटार में यहाँ पे होल होता है जिसको मोस्टली साउंड बॉक्स कहते हैं। जी। गिटार क्योंकि पूरा वुड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो ये वहाँ ये और दिलरुबा कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो वुड और स्किन इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि तबला है। अच्छा, इसमें किसकी स्किन इस्तेमाल होती है? ये बकरे की ही खाल क्यों इस्तेमाल? बकरे की खाल कहते हैं वो, मैंने सुना मतलब वो मैं करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, वो मैं नहीं करता। तो उसकी ये क्या जानवर ऐसा है कि इसकी खाल जो है मीठी है। इसके अलावा रोदे की तारें इसमें इस्तेमाल होती है। इसके पास आ रही है ना मेरे भाई के पास। अच्छा, उसमें और इसमें फ़र्क है? मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाना ये सारंगी। ये देखिए, ये सारंगी है, रोदे की तारें लगी हुई है इसमें। ये मुझे ज़रा बता दें। ठीक है, ये रोदे की तारें हैं पुराने स्टाइल। ये वाली ठीक है। ये बकरे की आंतों को ना साफ करके फिर इसको हाथों से बलते थे, जैसे बटना कहते हैं। बट के फिर बड़ी बड़ी लंबी रस्सियाँ बन जाती थी, फिर वो सीजर होने के लिए, खुश्क होने के लिए छोड़ देते थे। जब वो खुश्क हो जाती थी, फिर वो सारंगी की तारें बनती थी। और ये बाकी तारें ये स्टील की, लोहे की। अच्छा, एक सारंगी मेरे हाथ में मौजूद है, एक आपके पास है। जी। इन दोनों में मुझे फ़र्क लग रहा है, तो वो फ़र्क बताएं क्या? असल में ये एक ही ओल्ड एज की है। अच्छा। दोनों ही 120 ईयर्स ओल्ड है। ये 120 साल पुरानी सारंगी है, और ये भी क्योंकि ये इनके पास है, ठीक है, इसलिए ऐसी लग रही है। और मेरी मोहब्बत इस आपके सामने है। अच्छा साज जी, मैंने सुना है कि सारंगी मौसीकी का एक ऐसा साज है जिसको अंधा इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसको ब्रांड इसलिए कहते हैं कि इसमें फ्रेट नहीं है, तो फ्रेटलेस है। ये देखा ना मेरे पास ये वाइट बोर्ड है एक तरह का, इसमें कहीं नहीं लिखा
कि रे कहाँ गा कहाँ है माँ कहाँ। अच्छा, जैसे गिटार में होता है। गिटार में सितार में भी होता है, फ्लूट में भी वो नोट्स बने होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ये वाहिद मौसीकी का ऐसा साज है जो इंसान से उसका खून मांगता है। डिपेंड करता है कि आपने कितना इसको बजाया है। क्या आप इतना बजाते हैं कि आपकी वो ब्लीडिंग हो जाए रीजन से? ये इंसानी जबान से बड़ा करीब तरीन है। ये स्लाइड है। अच्छा, जैसे ये पहले मुझे बता रहे हैं और उसके बाद बजा रहे हैं, तो मुझे यकीन माने ऐसे लग रहा है कि ये साज मुझसे बातें कर रहा है। इसलिए इसको कहा गया कि ये इंसानी आवाज़ के सबसे करीब तरीन है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या हर रीजन की सारंगी मुख्तलिफ होती है? जी, हर दुनिया के हर खित्ते में सारंगी नहीं, लेकिन इससे मिलते जुलते इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं। अच्छा सर, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे कुछ सुना दें, कुछ क्लासिकल मौसीकी। बात है जी। ये सारंगी और तबले की जुगलबंदी थी, लेकिन इसने अजब सा एक समा बांध दिया। इस साज में से कितने सुर और ताल जो है वो पैदा किए जा सकते हैं? सुर और ताल जितने भी दुनिया में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और बहुत शुक्रिया, और आपका चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ सारंगी को कवर कर रहा है और इस डाइंग आर्ट में आपने भी हिस्सा डाला इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। अभी हम बात करेंगे उस्ताद ज़ोहेब के जो शागिर्द हैं उन लोगों से जो इस वक्त सारंगी को स्कूल में सीख रहे हैं। अमानत, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको इस साज से जुड़े? जी, मुझे 1 साल हुआ है अभी। तो किस लेवल पे आप अपने आप को स्टैंड करते हैं इस 1 साल के अंदर? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये तो बहुत सीखने वाली चीज़ है, बहुत टाइम लगता है सिर्फ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे कुछ सुना दें तो कुछ सुनाएंगे आप? जी, जितना मुझे आता है मैं आपको ज़रूर सुनाऊँ। एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो हम कोशिश करते हैं अच्छी बात करें, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई एक ऐसा इशू हमारे पास जरूर होता है जिसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। आपकी हेल्थ से रिलेटेड पिछले दिनों हमने आंखों के मसले को डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले कोई ना कोई इशू डेंगू था। आपने अपना टीवी खोला तो उसका नाम होगा मसला टीवी। सही बात है। अब मसला है जी स्मॉग का, और स्मॉग या धुंधलापन जो आपको कराची में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जो रोशनियों का शहर है, उसमें जो फजाई आलूदगी है, उसमें जो उससे मुतासरा शहरों में मुसलसल कराची जो है सैर फहरिस्त है। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर अभी की हम बात करें 156 है, विच इज वेरी अनहेल्दी। और इस फिजा के अंदर शहरियों का चूंकि सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है। सर्दियां अभी शुरू भी नहीं हुई हैं, अभी कह लेना वो एक झलकी सी आई है, झलक आई है। तो जो फिजाई आलूदगी है या स्मॉग है, ये बहुत ज्यादा इसने डेरे डाल ली है। और कराची में अगर बात करें, ये सारी सूरत हाल में दरख्तों की कमी भी होना फिजाई मसला है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो इशू बन रही हैं। तो इसके साथ साथ जी हम इसी पे बात करेंगे, और फिजाई आलूदगी से छुटकारा कैसे मुमकिन है, क्या वजूहात हैं, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं इंडिविजुअल लेवल पे और ओवरऑल स्टेट लेवल पे, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर दुरुस्त शहबार हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये जो भी हम कराची की बात करें, अभी कुछ अरसे में हमें लाहौर में भी स्मॉग नज़र आना शुरू हो जाएगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑब्वियसली इट्स वेरी अनहेल्दी। हम थोड़ी सी वजूहात पे या ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है इसके मेजर रीज़न या कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो क्या है? इसकी अगर मेन, अगर आप सबसे मोस्ट मेन जो इसकी कॉज है वो है कि कराची का जो प्लांटेशन कवर है वो टोटली ख़त्म होता जा रहा है। मेनली एक कंट्री के लिए ये लाजमी है कि अगर आपने उसकी इन्वायरमेंट को प्रॉपर रखना है, पोल्यूशन फ्री रखना है, तो एटलीस्ट उसका 25% लैंड जो है वो प्लांटेशन से कवर्ड हो, जो कि वहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है। फिर अगर आप ये देखिए कि वहाँ का जो मैस ट्रांजिट सिस्टम है वो बिल्कुल भी इतना डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाहौर सिटी। वहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, जिसमें ऑलमोस्ट 80% लोगों के पास अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसका एमिशंस जो है वो सारा डायरेक्ट हवा में जा रहा है। उसके अलावा वहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करें तो सिर्फ वो प्लांट से ही कवर होगी। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है कि एक तो उसमें ना सिर्फ प्लांटेशन हो, बल्कि उसमें और ऐसी चीज़ें हों जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हों। फॉर एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें हम बारिश का पानी जो है वो कलेक्ट करके अपने अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। सेकेंडली मोशन सेंसर लाइट्स, मोशन सेंसिंग टैप्स हो सकते हैं जिसमें आपका पानी ज़ाया होने से बच सकता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होने से बच सकती है। फिर इसके अलावा हम कंटेनर गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। What is that container? कंटेनर गार्डन मीन्स के जो आपकी रूफ टॉप हैं उनके ऊपर आप पॉट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के प्लांट्स ग्रो करें। मेनली यानी कि पॉट आपका कंटेनर है, तो अगर आप अपनी रूफ को उससे भर देंगे तो एक तो प्लांटेशन होगी, दूसरा आपको ताज़ी फल सब्जियां खाने को मिलेंगी। सेकंड एक चीज़ और है कि हमें इंडोर प्लांटेशन को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, क्योंकि अब हमारी इन्वायरमेंट इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, स्मॉग का भी इशू आने वाला है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत सारे हैं जैसे स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, इस तरह के बहुत सारे हैं जो कि रात के वक्त भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अच्छा, एक तो दुरेशवर बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं है, पता ही नहीं है, और दूसरा ये कि बहुत सारी चीजें हम करना भी नहीं चाहते। इसमें कितनी रेशो है, आई मीन लैक ऑफ नॉलेज कितना है? जैसे आपने मशवरे दिए, कितने अच्छे मशवरे। किचन गार्डनिंग की हम बात कर लें, ऑफन हम कहते हैं कि आपके मंथली 3-4 हज़ार रुपए का बजट कट हो जाए अगर आप किचन गार्डनिंग करना शुरू करते हैं। तो इसमें बेसिक प्रॉब्लम आप लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन समझती हैं वो है, या हमारी इंटेंशन नहीं है, हम शॉर्टकट्स की तरफ चूके जाना चाहते हैं इसलिए हम माहौल का ख्याल नहीं रख रहे और सब मिल के इसको बिगाड़ रहे हैं? आप इसको कैसे देखती हैं? मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसका इतना रोल नहीं है जितना हम अपने तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने तौर पे कोई कोशिश नहीं करना चाहते। हम लोग एक डिपेंडेंट नेचर को अडॉप्ट रखते हैं, जिसकी वजह से हम खुद से कुछ नहीं कर पाते। अपने तौर पे थोड़ा थोड़ा अगर हम कोशिश करें तो हम एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे, जो बच्चे हैं, इनके अंदर ये अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है? तो जस्ट थ्रू सिलेबस या कोई ऐसी मिसालें बनाएं? जैसे हमारे पास इस्लामाबाद एक वाहिद शहर है जिसको हम एज एन एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पे भी खैर जो प्लांटेशन है उसके बड़े मसाइल हैं, आबादियाँ बढ़ रही हैं, तो हम कैसे इसको एक कल्चर के तौर पर अपने मुल्क के अंदर लेकर आएँ जिसमें शहरी अपनी आपने बड़ा अच्छा ये जो सेंसर मुख्तलिफ टैप्स की आपने बात की है, इसके जरिए कि पानी बच सकता है ऐसे, या लाइट्स की आपने बात की है, तो दिस इज वेरी मच डूएबल, लेकिन हम करते नहीं। कैसे लाएं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक सेंस कैसे ज्यादा क्रिएट की जा सकती है? एक तो एजुकेशन के थ्रू तो ऑफ कोर्स आप लाएंगे, बट ये चीज आपके घर से स्टार्ट होती है। जब तक आपके पेरेंट्स आपको इस चीज में मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक ये चीज आप खुद से अपने आप के अंदर नहीं ला सकते। हम अपने घरों से ही हर चीज स्टार्ट करेंगे तो वो बेस्ट होगी। अच्छा, गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कराची के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ पे उस तरह से हम अपार्टमेंट या बिल्डिंग सिस्टम ज़्यादा देखते हैं, वहाँ पे लोगों की इतनी उस तरह से लॉन्स या प्लांटेशन का रुझान नहीं है, दो के हैं बहुत सारे ऐसे एरियाज। तो ये जो आपने कंटेनर गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, क्या ये इतना इफेक्टिव है? क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह की प्लांटेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जिससे आपकी एनवायरनमेंट को एक सहारा मिलता है, क्या वो उसके जितना उसकी इम्पैक्ट होगा? 100% तो नहीं कह सकते, बट ऑफ कोर्स 70% वो इम्पैक्ट करेगी अगर, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हर घर इस चीज़ को अडॉप्ट पार्टिसिपेट करे। एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं वाइट रूफ टॉप या वाइट फ्रंट्स।
उसमें बेसिकली होता है कि अगर आप किचन गार्डनिंग या कंटेनर रूफटॉप्स नहीं भी कर रहे या कंटेनर गार्डनिंग नहीं कर रहे तो उसमें आप अपनी रूफटॉप को बिल्कुल वाइट कर दें, या जो आपके घर का फ्रंट है आप उसको वाइट कर दें। अच्छा। उससे होगा कि जो भी हीट आपकी तरफ आ रही है आपके घर की तरफ वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। जितना ज्यादा लाइट कलर होगा स्पेशली वाइट, उतना ही आपका घर के ठंडा रखने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके। तो इंसुलेशन उसका एक बहुत अच्छा तरीका है। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम पर इंसुलेशन करें, वो भी एक बेस्ट तरीका है, बट प्लांटेशन इज द बेस्ट। अगर मैं थोड़ा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपसे पूछूं, आई मीन इस एटमॉस्फेयर के अंदर यू टोल्ड 157 राइट? Yes, 157 56 57 इट्स लाइक क्वाइट अनहेल्दी Exactly. जिस वक्त इंडेक्स है, क्वालिटी जी, जी। इंडेक्स है। इसमें लाइफस्टाइल क्या फिर कैसे हमें चेंज कर लेना चाहिए? क्या चेंजेस आप तफवीज करती हैं लाइफस्टाइल के सबसे पहले अंदर, तो मैं ये इसका कहूंगी- इम्पैक्ट भी कम आए Exactly. और उससे हम बच भी सके इसके साथ से? एग्जैक्टली अगेन मैं प्लांटेशन पर ही जोर दूंगी घरों के अंदर। एंड सेकेंडली मैं कहूंगी कि आपका जो मैस ट्रांजिट सिस्टम है उसको आप ज़्यादा अच्छा बनाएं ताकि लोग अपनी व्हीकल से ज़्यादा उस बसों वगैरह में सफ़र करें। आपका जो ट्रेन सिस्टम है, आपका जो मेट्रो सिस्टम है, वो सारा बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो एमिशंस जो एक इंडिविजुअल व्हीकल से निकल रहे हैं उसमें कमी आ सके। सेकेंडली कुछ चीज़ें हमें अपने तौर पे बेहतर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कराची में देखें तो जगह जगह पे कूड़े के बहुत ज़्यादा ढेर हैं, तो हमें उसके लिए बजाय इसके कि हम अपनी सिटी को एक डंपिंग साइट बनाएं, हमें अपने घर से अपना जो गार्बेज है उसमें सेग्रीगेशन करनी क्या चाहिए। दुनिया भर में कोई ऐसा मॉडल है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं दुनिया भर में जो मुख्तलिफ शहर हैं? क्योंकि जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे भारत के हम अगर मुंबई की एग्जांपल ले लेते हैं या बीजिंग चाइना की एग्जांपल ले लेते हैं, ये सभी शहर इन मसाइल का शिकार हैं। Exactly. तो कोई ऐसा मॉडल है जिसको हम फॉलो कर लें और उसके बाद और इसमें आबादी बढ़ने का भी मेरे में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रोल है? बिल्कुल आबादी बढ़ने का है और दूसरा अर्बनाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कराची हमारे मुल्क की मेगा सिटीज में से एक है। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू अदर सिटीज बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप देखिए वहाँ से बहुत सारे लोग दूसरी सिटी से कराची में आते हैं, फिर वो लोग वहीं पे आबाद हो जाते हैं। ऑफ कोर्स उनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी है, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये ज़्यादातर मेन रीज़न है। और कराची का जो मेन रीज़न है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ही है, मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, आपने भी चूंकि खुद पढ़ा है और आप समझती हैं, क्या ये ठीक सिलेबस है? आई मीन जितनी चैलेंजिंग सूरत हाल है हमारे क्लाइमेट की, बहुत चैलेंजिंग है। हम तो दुनिया के टॉप 3-4 कंट्रीज के अंदर आते हैं जो बड़े वल्नरेबल हैं, और रिसेंटली कुछ फ्लड्स वगैरह ने हमारी आंखें खोली भी हैं कि ग्लेशियर जिस तरह मेल्ट हो रहे हैं। तो आप इस हमारी जो सिलेबस क्वालिटी है उससे मुतमईन है, या आपको लगता है कि नहीं, वी नीड टू कंडक्ट मोर रिसर्चेस, हमें ज़्यादा बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए? इसमें क्या बेहतरी के इम्कान मौजूद हैं? हमारे मुल्क में अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिसर्चेस बहुत हो रही हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो रिसर्च जब हो जाती है तो वो थीसिस की फॉर्म में बंद होकर सिर्फ लाइब्रेरी की जीनत बन जाती है। उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर आप सिर्फ रिसर्चेस को देखें, लाइक आई एम अ पीएचडी, अगर आप मेरी रिसर्च को देखें या मेरे साथ जो आपका क्या किस पे रिसर्च थी? मेरी रिसर्च थी वेस्ट वाटर के ऊपर। अच्छा। और जो पेट्रोलियम कंटामिनेटेड वेस्ट वाटर होता है जिसको प्रोड्यूस वाटर कहते हैं, Okay. और वो नेचुरली निकलता है जमीन से, जहाँ आप पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से, Okay. तो वो बहुत बल्क अमाउंट में जमीन से नेचुरल निकल रहा होता है। Okay. तो उसका कोई हल नहीं है, ना वो आप ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ना आप इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे खारा पानी आप कहते हैं? जी बिल्कुल, बट उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स हैं, Right. उसके अंदर कुछ जगहों पे सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा ठीक है। है, कुछ जगह पे रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और कुछ बेसिकली जगह पे आई हैवी फील लाइक टाइम मेटल हमारा खत्म हो गया दुरेशवर। ऐसा लगता है कि हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है इसके लिए, और जंगी बुनियादों पे लड़ना है इस चैलेंज से, तभी शायद हम कुछ ना कुछ जंगी निकाल बुनियाद पे तो शायद यहाँ पर कोई इतना विलिंग ना हो, बट अगर हम अपने पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे हम effort बहुत बड़ा चेंज ला कर सकते सकते हैं। और प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, और इसके लिए प्रॉपर हमें इमीडिएट एक्शन लेना होगा, तभी ये क्लाइमेट चेंज से मुतालिक जो जिस पे हम बार बार बात करते हैं, एक बहुत बड़ा इशू है, इस पे फोकस अगर ना किया गया तो आइंदा आने वाले साल हम सब के लिए बड़े मुश्किल हो सकते हैं। इनफैक्ट जी, इसी नोट पे हमने ब्रेक लेनी है। जी, ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के ब्रेक बाद के वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, सेंसस मंडे आपको दिखाते हैं, और आज वकार अहमद मलिक साहब और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब द लेजेंड क्या बात कर रहे हैं। बात हो रही है कुछ मॉस्को शहर के हवाले से, और ये शहर बाकी शहरों से क्यों मुख्तलिफ है, इस पे आपको दिखाते हैं सेगमेंट के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। आज बात करेंगे मॉस्को पर। मॉस्को बहुत ही कमाल शहर है, और मॉस्को का शुमार जो है वो दुनिया के उन शहरों में होता है जिन्होंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, नेपोलियन से लेके अब तक, और उससे पहले भी। मॉस्को जो है उसके जो शहरी हैं उन्होंने कमाल उतार चढ़ाव देखे, और ऐसा कोई भी जो शहर होता है उसके अंदर एक ख़ास किस्म का कल्चर
पनपता है, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की लोगों की नफ्सियात होती है। और मॉस्को जो है वो लिटरेचर के हवाले से भी बहुत कमाल और अहम मौजू रहा है, और यहाँ पे बहुत बड़ा अदब भी पैदा हुआ है। मॉस्को एक कमाल शहर है, और मॉस्को की सफ़ेद रातें तार साहब की किताब भी है, फिर उनका एक नावल है गज़ाल शब जो कि रशिया के पस मंज़र में ही लिखा गया है। तो तार साहब से पूछेंगे कि मॉस्को की जो उतार चढ़ाव है और जो इसकी कमाल तारीख़ है, और स्पेशली पिछले 200 और 250 सालों की जो तारीख़ है, उस पस मंज़र में अगर हम देखें तो मॉस्को की जो शहरी हैं, तो वो आपको मतलब उनकी नफ्सियात के हवाले से क्या वो आपको दुनिया के मुख्तलिफ और शहरों से उनकी शहरी कुछ मुनफरिद लगे अपने रवैयों के हवाले से? अच्छा, मैं सिर्फ मॉस्को तक अपने आप को महदूद नहीं रखूँगा। जनरल रशियन कैरेक्टर जो है, मॉस्को से 500 किलोमीटर दूर भी, साइबेरिया में भी, कहीं भी उनके कॉमन ट्रेट्स हैं। और कॉमन ट्रेट्स जो हैं कि बेसिकली दे आर वेरी सिंपल पीपल। और हमेशा वेस्ट का मजाक उड़ाता है कि दहकान हैं ये। अच्छा, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि एवरेज बंदा जो है, एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ, अच्छे बुरे सभी मुआशरों में होते हैं, एवरेज वो बहुत सिंपल है एंड दे आर वेरी सेंटिमेंटल। कभी आप गौर करें कि पाकिस्तान में ये इस खित्ते में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रशियन राइटर्स, और उसकी वजह क्या है? क्यों लोग इतना पढ़ते हैं रशियन राइटर्स? वो उतने वेस्ट पूरे के नहीं पढ़ते जितने रशियन, क्योंकि हमारे मिजाज मिलते जुलते हैं। हम भी सेंटिमेंटल लोग हैं, थोड़े से नॉन प्रैक्टिकल हैं, चुनांचे उनके किरदार भी आप देखें वो इसी तरह हो गए। उसका मैं एक हवाला देता हूँ कि जब वे बैक 1958 में जब सोवियत यूनियन, तो मेरी 2 दोस्त लड़कियाँ थी, वो मुझे घुमाती फिराती थी, तानिया और लीना। तो मैंने कहा मैंने फ़िल्म देखनी, तो वो मुझे फ़िल्म देखने ले गई। अच्छा, आम सी कोई लव स्टोरी थी, कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आखिर में वही जो जुदाई का सीन है, हीरोइन का खजान सजदा, पत्ते उठते जा रहे हैं, वायलिन बज रही है बड़े उदास सुरों में, और वहाँ पे कहानी का इख्तिताम होता है। और मैंने महसूस किया कि कुछ खुसर पुसर सी हो रही है हॉल में, और जब लाइट्स ऑन हुई तो मेरा ख्याल है कि कम से कम 10% ख़वातीन भी और बंदे भी रो रहे थे। देवर सो मच, उनको ऊपर अफेक्ट कितना हुआ, उनमें से एक खातून भी रोई चली जाए कि देखे कितना कि नहीं, उनके सेंटिमेंट्स जो है। इसीलिए इंडियन फिल्में बड़ी पॉपुलर हैं वहाँ, इंडियन गाने पॉपुलर हैं, क्योंकि उनमें भी वही कह लें सदी सेंटिमेंटलिटी है या वटेवर वो उन्हें। और उनकी सादगी का ये है कि दे गेट अटैच्ड वेरी इजीली। ये जितना भी प्रोपेगेंडा ना कि ये बेयर हैं, ये फलां हैं, ठंडे हैं, दैट इज़ टोटली वो जो वेस्ट का मुखासमत चली आ रही है शुरू से ही रशिया के साथ, तो वो हमेशा उनको इसी तरह डिपिक्ट करे। मुझे अब याद है कि मेरा साथ एक इंटरप्रेटर था, तो जब मुझे वो गाड़ी पे चढ़ाने आया स्टेशन पे, तो ही स्टार्टेड क्राइंग। अब वेस्ट में आप किसी को क्राइंग मतलब कि वहाँ पे रोते ही नहीं है लोग ऑलमोस्ट। यानी मैंने देखा है ना कि वो जो वहाँ पे कब्रिस्तान में बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म के जनाजे होते हैं, वहाँ भी जिसका भी कोई बहन भाई है या जो भी रिश्तेदार है, अजीज़ है, खामदा बीवी है, तो वो काला सूट उसने पूरा सुबह शेव भी की है और बड़ी सोबर सी शक्ल बना के, और उनके जो काले कपड़े पहने हुए हैं, तो वो ये अंदाज़ रशियंस का नहीं। रशियन बहुत खुले हैं अपने इजहार में, वो धाड़े मार मार के रोएंगे या कोई अपने जज्बात को आप मुख्तलिफ नावल्स ले लें, उनमें मुख्तलिफ में बहुत लंबे हवाले हो सकते हैं, लेकिन आप उनमें भी देखें कोई जो मोहब्बत में शिद्दत है या जो पैशन है। मतलब आपको पता होगा कि पुष्किन जो था वो एक डुअल में मारा गया था, यानी उसने चैलेंज दे दिया और मतलब कि मारा गया। ये उसकी कैरेक्टर की एक अच्छा। दूसरा जो उसका कॉन्टीन्यूस कैरेक्टर कि सर्दी है, सर्दी तो हर जगह होती है, यूरोप में भी बड़ी सर्दी ठीक है, वहाँ शदीद सर्दी होती, तो उस सर्दी की वजह से
आई फील कि उसमें एक उदासी है, रशियन कैरेक्टर, एक डिप्रेशन तो नहीं कहना चाहिए क्लाइमेट का, वो स्वीडन में भी है वो डिप्रेशन, लेकिन एक नेशनल कैरेक्टर में एक मेलंकली कहते हैं, अंदर से वो बहुत उदास है, और जो शायद भी उनकी उदासी का मुदावा करे वो उसको पसंद करते। बहुत शुक्रिया तार साहब। रशिया का एक बड़ा ख़ास कैरेक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसी कैरेक्टर के साथ हम अपने आप को शायद ज़्यादा क्लोज पाते हैं, जिसकी वजह से रशियन लिटरेचर हमें ज़्यादा अच्छा लगता है या हमें ज़्यादा मुतासिर करता है। और कुछ वजूहात की बिना पर रशियन लिटरेचर उस तरह हमारे निसाब का हिस्सा नहीं रहा जिस तरह के वेस्टर्न लिटरेचर रहा है, जबकि हम ज़मीनी एतबार से भी और कल्चर के एतबार से भी और नफ्सियात के भी एतबार से हम शायद इनके ज़्यादा करीब हैं रशिया के, लेकिन हमारे यहाँ निसाब में उनका जो अदब है वो उस तरह उसका हिस्सा नहीं रहा। रशियन लिटरेचर जो है वो ज़रूर पढ़िए, और एक एक जो नावल है वो बहुत बहुत बड़े नज़रियात उसने जन्म दिए हैं, और वो एक बहुत ही फ़िक्री हवाले से उनके जो नावल हैं इस एतबार से लिखे गए हैं कि एक नावल में बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलते हैं। तो रशियन जो जितना भी लिटरेचर है वो ज़रूर पढ़िएगा, और जब भी आपको मौका मिले ज़िंदगी में तो मॉस्को ज़रूर जाइएगा और सेंट पीटरबर्ग ज़रूर जाइएगा। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ क्रिकेट की बात करनी है भाई, क्रिकेट के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड कप के हवाले से आपको बताएं तो सबसे पहले तो आप कौमी टीम ने अपना वार्म अप मैच खेला, आपको मालूम है पाकिस्तान की बैटिंग वाज गुड, लेकिन बॉलर्स ने वंस अगेन बहुत ज़्यादा मायूस किया, और मुझे बीइंग क्रिकेट व्यूवर तो बहुत ही मायूस किया। शाहीन शाह अफरीदी के बगैर भी जो पेसर्स हैं बिल्कुल ऐसे लगा कि बेदांत शेर नहीं होता जैसे, या बगैर डंग के जो सांप होता है ऐसे था। कीवीज ने ग्रीन शर्ट्स को 5 विकेटों से हरा दिया वाइल चेजिंग 346 जैसा बड़ा रन्स का पहाड़ रन्स का पहाड़ था। और पाकिस्तान की बॉलिंग मैं तो हैरान था कि हो क्या रहा है, और बहुत बुरी परफॉर्मेंस हमारी बॉलिंग में रही है जी। 103 रन की शानदार इनिंग रिजवान साहब ने खेली, 80 वाज स्कोर्ड बाय आवर किंग आजम, और सऊद बड़े अच्छे एक कहना चाहिए ना एक डार्क हॉर्स के तौर पे सामने 75 उन्होंने बनाए, तो हमें एक अच्छी उम्मीद लगी उनसे। आगा ऑल्सो प्लेड वेल 33 आगा सलमान ने भी बनाए, लेकिन पाकिस्तान मैच हार गया। फिर जो वार्म अप मैच था इसमें कल 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया, आज इनफैक्ट जो ऑस्ट्रेलिया और आज 3 अक्टूबर को जनाब बड़ा अहम मैच है इसी मैदान में, और इसके अलावा 6 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अपना मैच खेलना है। सो ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है, नायब कप्तान शादाब खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि भारत में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। बिल्कुल शादाब भाई, हैदराबादी हांडियां चल रही हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन ये मामला किस जानिब जा रहा है इसी पे हमने अगला बात करनी है। बिल्कुल, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब की कनेक्शन हो गया। अच्छा, मैं तुमसे पहले अपने लिए दवाई पूछने लगा जो मेरी आइज स्वेट कर रही है। अच्छा जी, ये स्पोर्ट्स पेज पे जो हेडलाइन लगी हुई है वो लगी हुई है, रूठी फतह को मनाने की पाकिस्तानी कोशिशें तेज है। प्रैक्टिस सेशन में जी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। ऑब्वियसली जिस तरह से अभी इमरान ने कहा कि जो पहला वार्म अप मैच था उसमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, 2 के बड़ा अच्छा जो रन्स का एक टारगेट है इन्होंने दिया। अब ये उसको छोड़ेंगे, आप विजुअल्स देखें, ये हैदराबादी आपको हैदराबादी रोटी कंबाइंड टुगेदर, शादाब खान, बाबर आजम, हसन अली, तो ये हैदराबाद ज्यूल ऑफ हैदराबाद, हाँ जी, ये बड़ा इनका मशहूर रेस्टोरेंट है हैदराबाद का। व्यू वाज वेरी गुड, और जो हांडियां नजर आ रही थी मेरे जैसे इंसान के लिए तो समहाउ ठीक है, बिकॉज़ मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, बट हमारे प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप खेलना है, और उसमें जो मुरगन ग़िज़ाएं खा रहे हैं, खिला रहे हैं, मेरे ख्याल में वर्ल्ड, हां ये जान के खिला रहे हैं, इन्होंने साजिश कबूल की है ना हमने, एक बस में गए खाने के लिए। विजुअल्स वर गुड, हमारे प्लेयर वहां पे गए, एटमॉस्फेयर अच्छा है। और कुछ मैं इंडियन जर्नलिस्ट को कह रहा था, जब हमारे चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने इंडिया को दुश्मन मुल्क कहा, दुश्मन मुल्क की सरजमीन पे वो खेल रहे हैं, तो कुछ सीनियर जर्नलिस्ट इसमें विक्रांत गुप्ता भी शामिल है, वो कह रहे थे कि हमने तो इतना अच्छा वेलकम किया, आप ऐसे अल्फाज और हमें नहीं करने चाहिए, हमें थोड़ा सा आपको होल्ड करना चाहिए। इस वक्त मिर्जा साहब आ गए, डॉक्टर हमारे डॉक्टर डॉक्टर क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग। मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है। अरमला सुबह बखैर आपको और इमरान को। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब। हम अभी ना ख्वाबों की बात कर रहे थे, हैदराबाद में बड़े ख्वाबे चल रहे हैं, और मुझे तो लग रही है जानबूझ के खिला रहे हैं हमारे प्लेयर्स को खाने ताकि इनकी फिटनेस ना रहे। तो आपको ये लग रही है साजिश की बू आ रही है आपको?
देखिए साजिश की बूत होती है अरमला, ग्वाल मंडी की फूड स्ट्रीट तो अब खत्म हो गई और अनारकली की फूड स्ट्रीट है। आप लाहौर में रहती हैं, आप जरूर जाती होंगी। तो हमारे प्लेयर जो थे वो खाना खाने यहाँ पर भी आते थे, लेकिन जब से उनकी फिटनेस के हवाले से उनको डाइट प्लान दिया गया है, दे आर अवॉइडिंग। और यहाँ पर भी जाकर हैदराबाद दक्कन में ऐसा ना हो कि खाने खिला कर हमें जो है कुछ और कर दिया जाए हमारे साथ। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स गए, मेहमान नवाजी, निजाम के उधर जाना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ उसके रेस्टोरेंट उधर गए। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप देखें जो वार्म वेलकम मिला है। मैं सुन रहा था इमरान कह रहे थे कि वो ज़क्का अशरफ साहब ने सारा मजा किरकिरा कर दिया बयान दे करके, हम अगर कहीं मुल्क दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं तो ये हो। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को अब सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर तवज्जो देनी चाहिए। आप देखें ना क्या क्या खाएंगे, ग्रिल्ड फिश खाएंगे, हैदराबादी बिरयानी खाएंगे, फिर मटन चॉप्स खाएंगे। तो साहब आप ये सुबह सुबह हमारे साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं, उनको तो खाने को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। आपने शोएब मलिक का वलीमा भी अटेंड किया है। ये जो उसके अलावा बटर चिकन है, वेजिटेबल पुलाव है, मैं आपको क्या क्या बताऊं कि क्या क्या चीजें पाकिस्तान के लिए। अच्छा एक थोड़ा सा अगर क्रिकेट की तरफ आए हम, तो कुछ लोग ये कह रहे थे जब मैंने थोड़ा सा अपने दिल की भड़ास निकाली सोशल मीडिया पे वार्म अप मैच के बारे में, तो लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि भाई वार्म अप मैच है, आप तो हर बात को इतना सीरियस ले लेते हैं। क्या मिर्जा साहब बीइंग एन एक्सपर्ट आप बताइए, उस वार्म अप मैच को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए हमें जिस तरीके से हम हारे हैं, या आपको लगता है कि नहीं हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है जैसे हमने 350 चेस करवा दिया अपने खिलाफ? बिल्कुल इमरान आपने सही कहा। वार्म अप मैच में आप देखें जो सबसे परेशानी की बात है, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 25 ओवर में 183 रन दिए। अब आप अंदाजा लगा लें 183 रन, और चाचा इफ्तिखार के होते हुए सलमान आगा से बॉलिंग कराई गई, ये समझ में नहीं आता। इसका मतलब है वो सलमान आगा और सऊद शकील के दरमियान कंपटीशन रख रहे थे कि कौन अच्छा करता है। सलमान अली आगा अगर बैटिंग नहीं करेगा तो समझ रहे कि ये बॉलिंग भी कर लेगा, लेकिन सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग की। फास्ट बॉलर्स आपके कहाँ गए, वो हसन अली किधर चले गए, मोहम्मद वसीम जूनियर इतनी शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे थे किसी की हद नहीं। अब जिस टीम में शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, उन्होंने बॉलिंग एक भी ओवर नहीं किया, और उसके अलावा शादाब खान ने भी एक भी ओवर नहीं किया। तो उस बॉलिंग अटैक, तो ये बड़ा ऑर्डिनरी सा बॉलिंग अटैक लग रहा था इमरान, सब कोई इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। आपने नहीं, हर एक ने, मैंने भी इसको क्रिटिसाइज किया कि हमारी बॉलिंग को किसकी नजर खा गई। 2-3 काले बकरे ज़िबा करने चाहिए थे इनको जाने से पहले, और फिर उसका कोरबा अरमला को भेजना चाहिए था, लेकिन उन्हें शुक्र है काले बकरे हैदराबादी खानों के बाद काली मुर्गियां आपने नहीं गई, मुर्गियां वैसे ही पॉलिटिकली बड़ी बेचारी जो है ना वो हो गई कंट्रोवर्शियल चल रही है। अच्छा मिर्जा साहब, अभी जो मैच हमने पहला वार्म अप खेला है, कल को ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा 3 अक्टूबर को हमारा मैच है वार्म अप, तो क्या देख रहे हैं कोई गलतियां जो पहली हुई हैं? दो कि हमने बड़ा एक अच्छा हाई स्कोरिंग मैच एक सेट किया था, पर अनफॉर्चुनेटली वही बात जैसे भी आप कह रहे थे, बॉलिंग बिल्कुल बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। तो अब ये गलतियों से सीखेंगे, और जो वार्म अप मैचेस हैं इनको भी हमें उतना ही सीरियस लेना है, क्योंकि आगे तो फिर बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो जाएंगे मैचेस वर्ल्ड कप के। देखिए अरमला, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लकी है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कोई 12 दिन के लगभग हैदराबाद में ही रहना पड़ रहा है, और वहाँ की कंडीशन से, वहाँ के ग्राउंड से हम आंग होगी, प्रैक्टिस भी वही कर रही है, क्योंकि फिर इसके जो 2 वार्म अप मैचेस हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप के 2 मैचेस भी पाकिस्तान के यही हैदराबाद में। पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से, और दूसरा मैच 10 अक्टूबर को श्रीलंका से। तो पाकिस्तान को एडवांटेज है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 अक्टूबर को मैच होने जा रहा है, उसमें यकीनन पाकिस्तान को अपना फाइनल कॉम्बिनेशन आजमाना होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और भारत, ये 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए फेवरेट है। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है ना, कि एक फिल्म की तरह कभी खुशी कभी गम देती है। कुछ पता नहीं है कि ये अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कुछ पता नहीं इतनी खुशियां दे दे कि लोग भंगड़ा डालने लग जाए। साहब बाबर आजम तो कह रहे थे, जब उनसे रमीज राजा ने पूछा कि आपकी वजह क्या रही शिकस्त की, तो कहते हैं कि जी हम मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं ले पा रहे, यही हमारी बुनियादी वजह। और हम पिछले कोई 5-6 मैचेस तो हम गिन ही सकते हैं जिसमें मुसलसल हमें ये मसला आ रहा है कि हम मिड ओवर्स में विकेट्स नहीं लेते, और ये नॉर्मली काम होता है अच्छे स्पिनर्स का मिड ओवर्स के अंदर विकेट्स लेने का। तो हम क्या सिलेक्शन में मार खा रहे हैं? हमारे जो प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, स्पिन बॉलर्स रिदम में नहीं है, मसला कहाँ पे? फिर क्यों नहीं विकेट्स हम ले पा रहे मिडिल ओवर्स में? और ये आसान टीम के खिलाफ भी यही है, और मुश्किल टीम के खिलाफ भी यही रूटीन है हमारी।
आपने इमरान बिल्कुल सही निशानदेही की। मिडिल ओवर्स में हम नहीं विकेट ले पा रहे, हमारे स्पिनर उस क्वालिटी के नहीं है, आधा तीतर आधा बटेर। हमने जो है ऑलराउंडर रख लिए हैं कि नवाज भी बैटिंग कर लेते हैं, सलमान अली आगा भी बैटिंग कर लेते हैं, उनसे बॉलिंग कराते हैं। शादाब खान अब अपनी सारी तवज्जो जो है वो बैटिंग पर मरकूज किए हुए। इफ्तिखार अहमद भी, दूसरी टीमें जो है स्पेशलिस्ट स्पिनर्स लेकर आई हैं और हमारे स्पिनर्स जो है वो स्पेशलिस्ट अब नहीं लगते क्योंकि उनको बैटिंग का भी शौक है, तो ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी टीम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है इमरान के किस तरीके से आप अपने स्पिन कॉम्बिनेशन, अब टीम तो सेलेक्ट हो गई, अब सांप निकल गया, लकीर पीटने का क्या फायदा। अबरार बेचारा बाहर बैठ के देख रहा है, जमान खान बाहर बैठ के देख रहा है, हसन अली और फिर वसीम जूनियर। मैं हैरान होता हूं कि उनके पास क्या गीदर सिंघी है कि वो हर टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं, वो इतने अच्छे प्ले हैं। नाम तो चले गए ना, वसीम अहमद, जो मोहम्मद वसीम जो आपके शहर के हैं, वो तो सेलेक्टर नहीं रहे ना। जी बिल्कुल, साहब ने हमारे शहर पे डाल दिए। लैपटॉप सेलेक्टर भी उन्हें आप बहुत अरसे से कहते रहे। तो ये जो तजर्बे की बात इंजमामुल हक साहब ने की थी, 2.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो माशाल्लाह अपनी सर्विसेज के लिए ले रहे हैं और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने डिमांड किया था। उन्होंने कहा था हसन के पास तजर्बा है। हसन अली ने पंजाबी से कहते गिठ और 1.5 गिठ लंबी जड़ी नो बॉल की थी उन्होंने, वो हमने देखा। और फिर उसके बाद एक्स्ट्रास कितने रन दिए पहले मैच के अंदर, 2 के 1 विकेट हसन ने ली पहली बात पे, कॉन्वॉय को आउट किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो फिर उनकी हालत हुई वो हमने हम सब ने देखी। तो आपको लगा कि वाज जस्ट अ बैड डे या फिर नहीं, आप अभी भी कह रहे हैं कि इट वाज अ बैड सिलेक्शन हसन अली की? देखिए, हसन अली जो है रस्टी है, वो T20 क्रिकेट खेलता रहा है। 12 जून 2022 के बाद से वो पाकिस्तान की जानिब से कोई वनडे नहीं खेला। जब वनडे 50 ओवर्स का होता है इमरान, T20 में 20 ओवर है, 4 ओवर आपने बॉलिंग करानी है। तो हसन अली अभी रस्टी लग रहा है मुझे और उस रिदम में नहीं है। जब ये नया नया आया था, आपको याद है 2016-17 में चैंपियंस ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर हुए थे। तो वी हैव नथिंग अगेंस्ट हसन अली, लेकिन आपकी फॉर्म तो बताए ना। अगर दोस्ती यारी की बुनियाद पर आप जा रहे हैं, और इमामुल हक का आपने इंटरव्यू देखा होगा, वो अपने आप को जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वो समझते हैं इंटेलेक्चुअल क्रिकेटर। चले फाइनली अमीर साहब आप बता दें, आपने मेन्यू तो गिनवाया, क्या वाकई ये साजिश है या मुदाखलत है? ये जो देसी हैदराबादी हांडियां हमने खाई हैं और जितनी खा ली हैं काफी है या मजीद भी हम जा सकते हैं? बीइंग द डॉक्टर ऑफ क्रिकेट आप क्या तफवीज कर रहे हैं? प्रिस्क्रिप्शन अभी देता हूँ, जब मेन्यू का साइफर मेरे पास आएगा तो फिर मैं और देख के उसको कागज का टुकड़ा आपको दिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मिर्जा साहब हमारे यूथ थे, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट। मिर्जा साहब से बड़ा मजा आता है, जो मेन्यू उन्होंने गिनवाया ना, सुबह सुबह मेरा भी दिल कर गया क्रिकेटिंग डिस्कशन हैदराबादी खाने का, और पाकिस्तानी टीम भरपूर खाने एंजॉय करिए। शो हमारा खत्म होने वाला है, तकरीबन खत्म हो ही गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा, फीडबैक आपको बहुत मैटर करता है, जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात कल करेंगे एक बहुत अच्छे दिन की विश के साथ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आपसे कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।